हे गाइस, वेलकम टू द रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम यहाँ पर आज 2 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पोर्टल दिया हुआ गया है और यहाँ पर संबंधित मंत्रालय है, यानी किस मंत्रालय का पोर्टल है। तो यहाँ पर सही सुमेलित करना है। पहला है राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल, केंद्रीय संचार मंत्रालय। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। ई बिज पोर्टल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। देखिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल। इसे जो है 20 जुलाई सन 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, 20 जुलाई सन 2015 को। और ये पोर्टल जो था एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना के तहत था ये, ठीक है, यानी पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना के तहत है ये। और यह परियोजना जो है केंद्रीय रोजगार और श्रम मंत्रालय के महानिदेशालय के द्वारा कार्यान्वित करवाई जा रही है। और हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल है, तो इसने जो आपकी जो परियोजना है, परियोजना के तहत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत यहाँ पर क्या किया है, इसमें जो है यहाँ पर जो रोजगार चाहने वाले पंजीकृत उम्मीदवार हैं तो उनके लिए यहाँ पर मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया है। मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, इसलिए ये सुर्खियों में है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, ये केंद्रीय संचार मंत्रालय का पोर्टल नहीं है, बल्कि ये पोर्टल जो है केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्रालय का है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल। देखिए यहाँ पर ये जो वाला जो पोर्टल है, ये पोर्टल भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल जो है यहाँ पर बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्रालय यहाँ पर इसका एक राष्ट्रीय डिवीजन और आईटी उद्योग का निकाय जो नेस्कॉम जो है वो मिलकर, दोनों ये मिलकर क्या है, इस पोर्टल को संचालित करेंगे। तो यहाँ पर दोनों का दूसरा वाला कथन सही है। तीसरे वाले कथन की बात कर लेते हैं, ई बिज पोर्टल। देखिए ई बिज पोर्टल एक एकीकृत पोर्टल है और यहाँ पर 27 मिशन मोड परियोजनाएं इसमें रखी गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का? इस पोर्टल का उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट की जो बाजार है, बाजार तक गवर्नमेंट की पहुंच को सुधारना, यानी बाजार तक क्या है, गवर्नमेंट का सीधा सीधा हस्तक्षेप हो, बाजार तक गवर्नमेंट का सीधा सीधा यहाँ पर पहुंच हो, जिससे क्या हो कि कारोबार के माहौल को सुधारा जा सके, ठीक है। तो ऐसे करके ई बिज पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। उद्देश्य यही है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकार से व्यापार सेवाओं तक तेजी से पहुंच को सक्षम बनाकर देश में कारोबार माहौल को सुधारना। तो यहाँ पर ई बिज पोर्टल को कौन कौन संचालित कर रहा है? इन्फोसिस कंपनी संचालित कर रही है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा। इसके अलावा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है आपका, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है और भारत सरकार, ये सभी मिलकर क्या है, ई बिज पोर्टल को यहाँ पर संचालित करेंगे। तो ये मंत्रालय किसका है? यानी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पोर्टल है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन होगा बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 2 है आज आपका, हाल ही में चर्चा में रहा चैंपियंस पोर्टल केंद्र सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। देखिए चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत जो थी वो एमएसएमई यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा की गई और यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसके तहत जो है एमएसएमई में जो भी समस्याओं का समाधान है उसमें सहायता उपलब्ध करवाने के लिए टेलीफोन, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी यहाँ पर जो ये आईसीटी उपकरण इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? डेटा विश्लेषण करना और मशीन लर्निंग जैसी जो नवीन तकनीक है वो भी इसमें ऐड की गई हैं। उद्देश्य यही है कि वर्तमान की जो कठिन परिस्थितियां हैं इनसे एमएसएमई को उबारना, ठीक है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने में इसको सहयोग करना। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा यहाँ पर डी। प्रश्न नंबर 3 है आज आपका, तिब्बत में ब्रिटिश भारत की बढ़ती रुचि के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे? देखिए ये अभी आपका डिस्प्यूट चल रहा है चाइना से, इसलिए ये बात सुर्खियों में है। तो यहाँ पर थोड़ा इतिहास को खंगाला जा रहा है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हैंडल किया है ब्रिटिश भारत में, जब ब्रिटिशर्स के अधीन था, ब्रिटिश शासन यहाँ पे था, तो उस समय ये डिस्प्यूट वगैरह थे, या फिर चाइना के प्रति जो तिब्बत वाला रीजन है उसमें ब्रिटिश सरकार की कैसी रुचि थी, तो उस बात को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, उस बात को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, चीन की बढ़ती शक्ति और तिब्बत को एक बफर राज्य के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता समय की मांग थी। सेकंड, रूस द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना जिसने उत्तर दिशा की ओर से ब्रिटिश भारत के समक्ष खतरा उत्पन्न कर दिया था। थर्ड है, तिब्बत के माध्यम से होने वाला व्यापार को प्रतिबंधित करने की ब्रिटिश भारत के व्यापारियों की बढ़ती मांग जिससे उनके लाभ सुरक्षित रहें।
देखिए यहाँ पर अगर बात कर लें यहाँ पर, तो आप सभी को पता होगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत चीन के मध्य एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है। और यह पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आपके नेपाल, भूटान, सिक्किम और तिब्बत ये चीन के अधीन है। ये भूभाग आते हैं जो कि यहाँ पर आपके मेनली हिमालयन रीजन से लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए भारत के जनरल वारेन हेस्टिंग का नाम आपने सुना होगा। तो वारेन हेस्टिंग ने यहाँ पर 1774 में पहला जो है अपना मिशन भेजा था। 1774 में अपना पहला व्यापारिक मिशन यहाँ पे भेजा, लेकिन तिब्बत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रस्ताव को यहाँ पर उस समय ठुकरा दिया था। और धीरे धीरे करके फिर अंग्रेजों की रुचि इसमें फिर बढ़ती चली गई। यानी पहला वारेन हेस्टिंग ने पहला मिशन भी भेजा था कि भाई राजी बाजी से बात बन जाए, यहाँ पर ये लोग मान जाएं, लेकिन ये लोग शुरुआत में नहीं माने। यहाँ के जो शासक वगैरह थे, यहाँ के जो लोग थे, तो वो लोग ब्रिटिशर्स की बात को समझौता उन्होंने नहीं किया। फिर ऐसे करके बाद में जो है ब्रिटिशर्स की इसमें और रुचि बढ़ी। उस रुचि को बढ़ने का कारण क्या था? पहली बात ये थी कि चीन की शक्ति यहाँ पर हिनास हो रही थी। यानी चीन में जो वहाँ पर जो शासक थे, शासकों के मध्य जो विवाद होने की वजह से चीन की शक्ति हिनास हो रही थी। और ऐसे में और यहाँ पर क्या था, और विदेशी शक्तियों के मध्य से अपने प्रभाव के क्षेत्र में रहने के रूप में, ठीक है, एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी। यानी जब कोई भी देश टूट रहा होता है, कोई भी देश में डिस्प्यूट हो रहा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर वाली कंट्री वाले सोचते हैं क्यों ना क्यों हम इसे अपने कब्जे में ले लें। तो ऐसे में यहाँ पर रसिया था लाइन में लगा हुआ, ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन तो भारत में था ही था उस समय, तो ब्रिटेन की भी नीयत गंदी हो चुकी थी उस समय। तो ब्रिटेन को भी लगता था हमारे पड़ोस में ही है, हमारे बगल में ही है, क्यों ना इस पर कब्जा कर लिया जाए। ठीक है, और ऊपर से रसिया वाले यानी चाइना में हस्तक्षेप करने की बात कर रहे थे। तो इस वजह से समय की मांग थी ये। और रीजन ये था, यहाँ पे लिखा है चीन की बढ़ती शक्ति। चीन की बढ़ती शक्ति नहीं थी उस समय, चीन की शक्ति हिनास हो रहा था, कम हो रही थी। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि भाई इन्हें ब्रिटिशर्स को सेकंड बात का डर क्या बात का था कि भाई रूस वाले जो थे वो पामीर पठार तक आ गए थे। यानी रूस ने कहाँ तक कब्जा कर लिया था? रूस ने जो पामीर पठार है, पामीर ग्रंथि जो बोली जाती है, तो पामीर पठार तक रूस ने अपना प्रभाव क्षेत्र बना लिया था। ठीक है, यानी चीन की शक्ति में यहाँ पे जो यहाँ पर अगला वाला ऑप्शन है कि यहाँ पर जो है यानी रूस ने अपना प्रभाव क्षेत्र पामीर के पठार तक फैला लिया, जिसकी वजह से उत्तर दिशा में ब्रिटिश भारत के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के मन में एक बात तो थी, उत्तर से तो हम असुरक्षित हो ही गए, अब कहीं ऐसा ना हो साइड में तिब्बत वाला रीजन भी हत्या ले तो हम साइड से यानी पूर्व की ओर से भी असुरक्षित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए अंग्रेजों ने तिब्बत की तरफ अपनी रुचि बढ़ाई। तो सेकेंड ऑप्शन सही है यहाँ पर। थर्ड वाला है तिब्बत व्यापार। देखिए यहाँ पर व्यापार की बात करें तो देखिए 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में जो है यहाँ पर चाय का और शॉल का, यानी जो शॉल ओढ़ने वाली होती है, इसका जो है व्यापार स्टार्ट हो गया। चाय का और शॉल का व्यापार जो था, और शॉल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ऊन है, तो ऊन में ब्रिटिश व्यापारियों की रुचि जो है काफ़ी बढ़ गई। इस वजह से भूटान से होकर तिब्बत के साथ नियमित आवागमन की यहाँ पर जरूरत थी। ठीक है, तो इस व्यवस्था को विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर व्यापारियों पर अत्यधिक दबाव भी था, ब्रिटिश सरकार का व्यापारियों को बहुत ज़्यादा दबाव भी था। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि तिब्बत के माध्यम से होने वाले व्यापार को प्रबंधित करने की, जो प्रबंधित यानी जो हमें तिब्बत से ऊन प्राप्त होनी थी, इसलिए व्यापारियों का दबाव था अंग्रेजों के ऊपर कि भाई तिब्बत को व्यापार को सुगम बनाया जाए ताकि हम तिब्बत से रॉ मटेरियल ला सकें। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी सही है, यहाँ पर दूसरा तीसरा कदम सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 4 है आज आपका, एशियाई हाथी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य एशियाई हाथियों की आबादी वाला आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है। सेकंड, वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन में इसके वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। थर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में संकटावन श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, यानी जो आपका एशियाई हाथी है इसे IUCN की रेड लिस्ट है, इसमें एंडेंजर्ड में इसे सूचीबद्ध किया गया, ये बात यहाँ पे बोली गई है। अगर देखिए बात कर लेते हैं भारत के आंध्र प्रदेश की, तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य, एक वन्यजीव अभयारण्य के अलावा एक हाथी अभयारण्य भी है, और ये काफी बार पूछा भी जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इस अभयारण्य की स्थापना जो थी हाथियों को पुनर्स्थापित करने के लिए 1990 में की गई थी। यानी कौंडिन्य जो अभयारण्य है इसकी स्थापना हाथियों के लिए वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बात कही गई है वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए 13वां COP हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन हुआ है, तो इसे उसमें वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया गया। देखिए आपको बता दूं, भारत के गुजरात में आयोजित वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के संदर्भ में 13वां जो COP हुआ यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन हुआ, इसमें एशियन एलिफेंट्स यानी यहाँ पर कौन कौन, यहाँ पर 2 जानवरों को शामिल किया गया, एक तो एशियन एलिफेंट को शामिल किया गया। ठीक है, और यहाँ पर
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप जानते होंगे जैसे आप गोंडा बर्ड बोलते हैं, ठीक है, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो यहाँ पर 2 को यहाँ पे संरक्षित करने की बात की गई थी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का पक्षी है, ठीक है, तो इन्हें संरक्षित करने की बात कही गई थी, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वैश्विक संरक्षित सूची में शामिल किया गया इसके तहत, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। कहाँ पर हुआ था 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी? गुजरात में आयोजित हुआ था ये। कहाँ पर? ये गुजरात में आयोजित हुआ था, ये भी आप याद रखना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो ये हाथी है, ये एशियाई हाथी, ध्यान रखना एशियाई हाथी, इसे संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड में श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। देखिए थर्ड कथन भी सही है। देखिए एशियाई जो हाथी है, एशियाटिक एलिफेंट जो होता है, तो एशियाटिक एलिफेंट की यहाँ पर 3 प्रजातियां होती हैं। 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? एक तो इंडियन है, यानी कि एक इसकी इंडियन प्रजाति है, दूसरी सुमात्रा प्रजाति है इसकी, यानी एशियाटिक एलिफेंट की एक अगली प्रजाति है, इसका नाम है सुमात्रा, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रजाति इसकी एक और है, उसका नाम है श्रीलंकन, यानी कि एशिया एलिफेंट की यहाँ पे 3 प्रजातियां हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यानी कि 3 प्रजातियां कौन सी? एक तो इंडियन है, भारतीय प्रजाति है, एक सुमात्रा प्रजाति है और एक श्रीलंकन प्रजाति है, ठीक है। तो इसे IUCN की रेड लिस्ट में इन प्रजातियों को एंडेंजर्ड यानी संकटापन्न के रूप में शामिल किया गया, ये संकटापन्न शामिल है। वहीं अफ्रीका हाथियों की, जो अफ्रीकन हाथियों की जो प्रजाति है, ठीक है, अफ्रीकन हाथियों की, तो उसे वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य में दर्ज किया गया है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसे सुभेद्य में दर्ज किया गया है क्योंकि अफ्रीका में हाथी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर उसे सुभेद्य में रखा गया है। जबकि एशिया में ये हाथी केवल 3 जगह, इंडिया, सुमात्रा और श्रीलंका में पाए जाते हैं, तो ये 3 प्रजातियां मानी गई हैं, यहाँ पर ये संकटापन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा डी, यानी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 5 है आज आपका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, फाल आर्मी वार्म कीट अफ्रीका का एक देशज कीट है जो मृदा की गुणवत्ता के साथ साथ पौधों की वृद्धि क्षमता को भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। फाल आर्मी वार्म कीट मक्का, धान, ज्वार, कपास की फसलों और सब्जियों को संक्रमित करता है। देखिए बात करते हैं फाल आर्मी वार्म की। फाल आर्मी वार्म मूलतः ये जो कीट है, ये अफ्रीकन कीट नहीं है, बल्कि अमेरिका का एक देशज कीट है। यानी कहाँ का कीट है? ये अमेरिका का एक देशज कीट है, ठीक है। और ये अमेरिका के जो उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां पे पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात, जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ये कहा गया अफ्रीका का एक देशज कीट है, अफ्रीका का नहीं है, अमेरिका का है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया। अब देखिए ये जो है इस कीट ने अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, यानी कि सॉरी अफ्रीका बोल रहा हूँ, अमेरिका महाद्वीप में, यानी कि अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर, सॉरी अमेरिका बोल रहा हूँ, अफ्रीका महाद्वीप में, यानी अमेरिका का तो देशज कीट है, लेकिन इसने क्या किया, अफ्रीका महाद्वीप में इस कीट के कारण मक्का की फसल को जो नुकसान हुआ, इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इसे अफ्रीकी महाद्वीप में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में घोषित कर दिया, ठीक है। और ये जो कीट है ये मुख्य रूप से मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ये धान, ज्वार, कपास, इन फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। देखिए भारत में इस कीट की उपस्थिति जो थी वो कर्नाटक में दर्ज की गई थी, कब? सन 2018 में, और द हिंदू में आर्टिकल भी आया था, कर्नाटक में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। और एशिया महाद्वीप की धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले आर्मी वॉर्म जो है वो 3 प्रजाति के होते हैं, यानी कि जो आर्मी वार्म कीट है वो एशिया महाद्वीप में खास करके धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं ये, ठीक है। तो धान की फसल पहुंचाने में ये 3 तरह के यहाँ पर होते हैं। एक तो राइस स्वार्मिंग कैटरपिलर है, दूसरा है यहाँ पे कॉमन कटवार्म है, और थर्ड है ईयर कटिंग कैटरपिलर। यानी ऐसे करके 3 तरह के यहाँ पे पाए जाते हैं एशिया में, ठीक है, आर्मी वॉर्म, जो कि धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और भारत में कब पाया गया, कहाँ पे पाया गया? कर्नाटक में सन 2018 में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। अब ये होता कैसे है, ये कीट पनपता कैसे है? ये कीट अब कैसे पनपता है, जब भारी वर्षा होती है, लगातार भारी वर्षा होती है, तो भारी वर्षा के बाद जो सूखे की अवधि होती है, यानी भारी वर्षा कहीं होगी, बहुत ज़्यादा पानी बरस गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के लिए वर्षा रुक गई, उसी दौरान ये इस कीट का जन्म होता है। तो यहाँ पर केवल दूसरा ऑप्शन सही है, तो आंसर है बी, केवल सेकंड। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आज का वीडियो आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए आज का वीडियो थोड़ा डिले हो गया है, लेट हो गया है, मॉर्निंग में नहीं आ पाया है, इसलिए अभी आ रहा है वीडियो। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।